आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब यूज होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉस्टिंग में हर एक चैप्टर का एक मोटिव होता है। जैसे सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर है व्हीकल्स पे बना हुआ है, स्पेशली व्हीकल्स की। भाई हमें अगर हम व्हीकल चला रहे हैं अपना रोड पे, जैसे बस वाला बस चला रहा है, तो उसको क्या कॉस्ट पड़ रही है एक पैसेंजर की, तो कितने रुपए की टिकट चार्ज करें। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारी जो है कोशीट हो गया, ऐसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट में क्या होता है कि काम जो है ना वो डिपार्टमेंट्स में होता है। तो अगर ऐसा आपका काम है जो एक डिपार्टमेंट के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में शिफ्ट होकर देन बन रहा है, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग से कॉस्ट निकालते हैं अपनी हम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, बड़े बड़े, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1 साल से ज्यादा के होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मेट्रो, मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रखा है ना, यहाँ कितने टाइम लग जाएगा, कितने साल लग जाएंगे, कोई अभी थोड़ी ना हो रहा है ये खत्म। तो जो मोर देन 1 ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, लाइक बिल्डिंग, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनते हैं, कई साल लग जाते हैं बनने में, डैम्स, मेट्रो, ब्रिज, ये सब चीजें, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इनमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा जाके मान लो मेट्रो का 4 साल में खत्म। जब सबसे पहली मेट्रो बनी थी, फर्स्ट टाइम मेट्रो को ला रहे थे, कंसेप्ट ला रहे थे इंडिया में, तो इन्होंने क्या किया कि भाई कई साल लगेंगे बनने में, अब क्या पता घाटे में जाएगी, तो बहुत सारे प्रपोजल्स लॉसेस में भी चले जाते हैं, क्या पता प्रॉफिट में जाएगी। सबसे बड़ी टेंशन इसीलिए होती है ना क्योंकि आप ईयर एंड पे अपना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पूरे 1 साल का अकाउंट बनाऊंगी, बट मेरा जो प्रॉफिट निकलेगा ना वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, वो नोशनल प्रॉफिट होगा। नोशनल मतलब एस्टिमेटेड, अंदाजा, एज्यूम करके कि आज हमने कितने रुपए खर्च किए, कितने आने हैं, कितने आ गए हैं, इस बेसिस पे हम लोग जो है अकाउंट बना रहे हैं। तो आज प्रॉफिट होने के बाद भी फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि आज जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, बट हमें कुछ तो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ना। अब ये तो नहीं कह सकते मेरा 4 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म होगा तो मैं 4 साल बाद ही सीधा अकाउंट बनाऊंगी, तो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे खर्चे, तो अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कौन बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। अब मैंने अगर किसी को ऑर्डर दिया कि मेरी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग 10 माले की खड़ी कर दे, मैं थोड़ी अकाउंट बनाऊंगी, मैंने तो एक पेमेंट देनी है उसको खाली। अकाउंट तो वो बनाएगा कि एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट से उसकी कुछ इनकम भी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एफपीसी और एक होता है सीपीसी, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्राइस मतलब जो फिक्स होती है, हाँ ठेका, हाँ, उसे बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भैया माल मेरा, तू सिर्फ दिहाड़ी लगाएगा। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, देखो छोटा मोटा अगर मुझे एक मकान बनवाना है तो मैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ही बेटर समझती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा मटेरियल मेरा खुद का लाया हुआ डलेगा, अच्छा अच्छी क्वालिटी वाला। बट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये तो वही 4-4 6-6 साल चल जाते हैं। और होता क्या है, सबसे बड़ी बात कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में हम सोचते हैं कि यार 1 लाख तक में बन जाएगा, पर कहने वाली बात है, खर्च करने जाओ तो हम जाते हैं अरे अच्छी चीज लगाते हैं, अपना ही तो घर है, चल ये नहीं ये लगाते हैं, ये नहीं ये लगाते हैं, तो 1 लाख का बजट कहीं ना कहीं 2 लाख पे पहुंच जाता है। अब ये तो करोड़ों के बजट होते हैं, अगर 1 करोड़ का, ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट 20 करोड़ या 100 करोड़ का 200 करोड़ पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। तभी तो देखो आए दिन सुना कभी ब्रिज गिर गया, कभी कुछ गिर गया, तो खराब वो सस्ता माल डाल के बनाया होता है। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ नुकसान तो है। देखो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि भाई मटेरियल जो है वो घटिया डलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को है मेरे को ज्यादा से ज्यादा बचे। पर फायदा क्या है, फायदा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होता है। वो क्या सोचेगा जल्दी काम खत्म करो, अब मैं अगर पूरे कोर्स की फीस चार्ज कर रही हूँ तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करूँ। बट अगर मैं मंथली चार्ज करूंगी तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, एंड तक खींचू। तो वही तो है, सीपीसी वाले का बंदे का मन क्या करेगा, भाई दिहाड़ी मिल रही है 8 दिन की, लगे रहो भैया, धीरे धीरे लगे रहो। महंगा पड़ता है ये कॉन्ट्रैक्ट, महंगा पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है बट ओवर बजटेड हो जाता है, कॉस्टली पड़ता है।
ठीक है, कॉस्टली नहीं पड़ता। तो इसलिए जो हमारा इस चैप्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो रहा है वो ये फॉलो हो रहा है, यानी मैं ठेके पे काम करवा रही हूँ। तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज कॉन्ट्रैक्टी को सिर्फ एक ही चीज कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। भी मैंने कहा ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, बता कितने रुपए लेगा, उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपए, बस 10 लाख इज माई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो मैं सिर्फ यही वाला कॉन्ट्रैक्ट इस चैप्टर में फॉलो होगा, सीपीसी फॉलो नहीं होता प्रैक्टिकली। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भी प्रैक्टिकली सीपीसी फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वही सिंपल, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड आप क्या डालोगे, खर्चे, और क्रेडिट साइड देखो जनरली तो इनकम कोई मिल नहीं रही, ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा पैसा कॉन्ट्रैक्टी से आप लेते रहते हो। अब जैसे अगर मैंने किसी से पूरी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 माले की, और वो बिल्डिंग मान लो 2 साल में कंप्लीट होगी, तो थोड़ा ना मैं कॉन्ट्रैक्टी से 2 साल तक कुछ लूंगी नहीं, ले नहीं लेते। आप घर में भी काम करने वाले को बुलाओ तो पहले ही कह देता है जी थोड़ा एडवांस दे दो, मैं मान लूंगा। फिर थोड़ा सा काम खत्म होता है जी, थोड़ा काम खत्म हो गया, थोड़े पैसे दे दो। क्यों, 2 साल तक अगर चीज बन रही है तो 2 साल तक वो भी कितना जेब से डालेगा, तो थोड़ा थोड़ा वो लेता रहता है। तो वो इस साइड आएंगे, जो वो लेता रहेगा, और खर्चे इस साइड आएंगे। प्लस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस चलेंगे आपके। ओपनिंग बैलेंस आपके यहाँ पे बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है आपका WIP, धीरे धीरे समझाऊंगी सब क्या क्या होता है। एक होता है आपका प्लांट एट साइट, और एक होता है आपका मटेरियल एट साइट, ठीक है। यहाँ पे आपके चलेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस बाय प्लांट और मटेरियल। प्लांट और मटेरियल देखो, एट साइट का मतलब क्या होता है, लोकेशन पे पड़ी हुई है चीज, ठीक है। तो ओपनिंग तो वही होगा ना, जैसे अब मैं 1 साल बाद 31 दिसंबर को मैं रात को यहाँ पे सामान रख के गई। प्लांट का मतलब हो गया छोटे छोटे पेच से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें। अगर मैं हथौड़ी भी रख के जा रही हूँ, आप देखते हो जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो जनरली वो बंदा अपनी हथौड़ी और वो सब छानने वालने वाला लगाने वाला वो सब छोड़ के ही जाता है कि अगले दिन आऊंगा सुबह इससे काम करना शुरू कर दूंगा, भी यही तो मैंने लगाना है। मशीनें भी जो रेगुलर यूज में आती हैं उनको भी छोड़ जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनको काम पे लाता है, काम खत्म होने के बाद ले जाता है, ठीक है। तो एट साइड का मतलब जो मशीन, जो टूल, जो पेज साइट पे पड़ा है पहली तारीख को। मटेरियल मतलब रेता, बजरी, ईंटें, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन ही है ये पूरा। तो आपके माइंड में मटेरियल यही चीज चलनी चाहिए। रॉ मटेरियल मींस यहाँ पे इन दिस चैप्टर ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, स्टोन्स, आयरन, वुड, जो भी मकान बनाने में लगता है, स्टील, ठीक है, सब कुछ। तो वही मेरा मटेरियल है। अब जब मैं आई तो जनरली ईंटें पड़ी होती हैं, सीमेंट की बोरियां भी पड़ी होती हैं, रेता बजरी भी पड़ी होती है, तो सब मेरी मटेरियल एट साइट होगी। तो ओपनिंग वही बनेगी जो मेरे 1 तारीख को पहले से पड़ी होगी। अब क्लोजिंग जो बच गई, अभी 31 दिसंबर की रात को मेरा ये पेज वगैरह पड़ा हुआ है, छोड़ के जाऊंगी, कल आके काम कर लूंगी। अच्छा ये मशीन है, इस मशीन का तो काम खत्म हो गया, इसको वापस कर दो, ठीक है। दूसरा मटेरियल है, मटेरियल मान लो खत्म हो गया, ब्रिक्स है कंज्यूम हो गई, कोई चीज है खत्म हो गई। अब ये है कि भाई कल को जैसे मान लो खिड़की बनानी है तो ग्लासेस वगैरह लेके आने हैं, ठीक है। क्लोजिंग वो जो आप छोड़ के जा रहे हो, चाहे साइट पे छोड़ के जा रहे हो, चाहे साइट पे छोड़ के जा रहे हो, और चाहे वहां से रिटर्न कर रहे हो जी इसका काम खत्म हो गया, जाओ स्टोर में रख दो, रिटर्न टू स्टोर, ऐसी सेम ये भी दो। क्लोजिंग आपका दोनों हो सकता है भाई, 31 दिसंबर को ये मटेरियल मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ तो क्लोजिंग, यहाँ नहीं रख रही, यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ से चोरी हो जाता है, स्टोर में रख रही हूँ, तो भी वो क्लोजिंग होना इसी कॉन्ट्रैक्ट का चाहिए। तो मतलब आपको क्वेश्चन बोल देगा क्लोजिंग मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो भी डालना है, बोलेगा क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, तो भी डालना है, पर ओपनिंग सिर्फ साइट वाला बनेगा। अब आपको मैडम आपने वो भेज दिया था स्टोर में, तो अगले दिन स्टोर से आएगा, तो स्टोर से आएगा तो फिर उसकी अलग से एंट्री मारना, टू मटेरियल, या तो परचेज लिखना अगर बाहर से खरीद रहे हो चीज, और अगर स्टोर से मंगा रहे हो तो इशूड फ्रॉम स्टोर,
फिर वो नया मटेरियल माना जाएगा जो स्टोर से आएगा। आ तो डेबिट साइड ही एंट्री दी है, अलग नाम से आ रही है, ठीक है। तो जो स्टोर में भेज दिया था 31 तारीख को, 1 तारीख को वापस मंगा लिया वो, या फिर खत्म हो गया था सप्लायर से खरीद लिया वो, चाहे खरीदा चाहे इशू हुआ, दोनों आप यहाँ पे डालोगे। और यहाँ पे बहुत सारे खर्चे आएंगे, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के आगे कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने तो कहा भैया मुझे 10 माले की बिल्डिंग बिल्कुल तैयार चाहिए, अब बिल्डिंग बनाने वाला कोई और है, बिजली के कनेक्शन वाला कोई और है, पानी का काम करने वाला कोई और है, खिड़कियां का शीशा लगाने वाला कोई और है, बट मैंने तो ठेका एक ही को दिया। मैंने बोला मुझे पूरी बिल्डिंग तैयार कितने की मिलेगी, कहता 10 लाख की। उसमें वो बिजली के कनेक्शन भी करवा के देगा मेरे को, उसमें मेरे को सारे पाइप नलके वगैरह टैप वगैरह पूरा प्लम्बर का काम भी करवा के देगा, खिड़की भी लगवा के देगा। तो उसके लिए उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, फ्लोरिंग वगैरह सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। उस सब कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे भी सारे इसी में डालेंगे, सब मतलब फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के आगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसमें सपोज करो क्या होता है कि कोई बड़ी मशीन है तो हम खरीदते नहीं है, वो हम सिर्फ किराए की पे मंगा लेते हैं 2 दिन के लिए, तो उसका किराया होगा, तो हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, प्लांट के हायर चार्जेस डल जाएंगे। कोई भी खर्चा हो, कोई भी आपको जो खर्चा दिखे उठाना और डेबिट साइड डाल दो, सारे खर्चे, कोई नाम सुना नहीं वो भी। अब ना क्या होगा कि आपको दो खर्चे मतलब आउटस्टैंडिंग बताएगा, अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रहा है तो आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, ऐड करोगे। अगर मुझे आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रहा है तो लेबर में ऐड करके डाल दूंगी, मैं आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस दे रहा है ऐड करके डाल दूंगी, इनडायरेक्ट दे रहा है ऐड करके। प्रीपेड इसका उल्टा, अगर आपको प्रीपेड दे रहा है तो माइनस करके डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ तक आराम से नोट कर लो। यहाँ से मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रही हूँ और दोबारा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन फिर से देती जाती, नीचे घुसता जा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 3 आएंगे क्वेश्चन में, एक आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, एक आएगा मटेरियल एट साइट और एक आएगा प्लांट एट साइट। जो सामान आप वहां छोड़ के गए सिर्फ वही ओपनिंग बनेगा। WIP बाद में समझाऊंगी क्या होता है। अगर आप फ्रेश मटेरियल परचेज कर रहे हो या फ्रेश मटेरियल इशू हो रहा है, प्लांट का भी सेम यही, ये भी लिख लो, ये एंट्री लिखी हुई है। अगर प्लांट फ्रेश परचेज कर रहे हो या इशू हो रहा है तो डेबिट में आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, परचेज इशू चाहे लिख लो पूरा ऐसे जैसे मर्जी। अब इसमें और खर्चे क्या डाले थे हमने, लेबर में, यही लिख रही हूँ। अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो इसमें प्लस कर देना, प्रीपेड होगा तो इसमें माइनस कर देना। सेम यही चीज सब पे लगेगी, किसी का भी आउटस्टैंडिंग आ जाए किसी का प्रीपेड आ जाए, आपने उस खर्चे में आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस करना है। फिर डायरेक्ट खर्चे जो देगा, ओवरहेड्स जो देगा, अगर प्लांट किराए पे मंगाया है तो किराया, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, और जो मैं आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दूंगी उसके खर्चे, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब मैंने इस साइड का बताया आपको क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस आपके यहाँ पे 2 ही होंगे, एक मटेरियल का और एक प्लांट का। अब मटेरियल के 2 होंगे, एट स्टोर, एट साइट और रिटर्न टू स्टोर, और प्लांट के भी आपके 2 होंगे, एट साइट और रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, सबसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे वर्क इन प्रोग्रेस, ये इनकम आ रही है मेरी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, तभी लिख रहे हैं। इसके अंदर 2 आएंगे, एक वर्ड आएगा वर्क सर्टिफाइड और एक वर्ड आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाई का मतलब होता है अप्रूवल, सर्टिफाई का मतलब होता है अप्रूवल, और अनसर्टिफाई होता है जो अप्रूव नहीं हुआ पर काम कंप्लीट हो गया पर अप्रूव नहीं हुआ। जैसे मैंने एक बिल्डिंग का 1 फ्लोर बना दिया,
मैंने बोला देखो जी 4 मंजिल बनानी थी, एक बना दिया, मतलब 25% काम मेरा कंप्लीट हो गया। आप देख लो जी कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे आपने कहा था वैसे ही बना है ना, आपने अप्रूव कर दिया, कहता हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो यानी वो वर्क सर्टिफाइड हो गया, यानी उतनी इनकम तो मैं रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। जो काम उन्होंने अप्रूव कर दिया है वो पैसे तो मेरे पक्के, तो वो इनकम को मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगी। दूसरा काम मैंने कर दिया बट सामने वाले ने अप्रूव नहीं किया, तो इस काम को ना मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगी, क्योंकि अप्रूव नहीं किया ना, इसलिए इसमें मैं प्रॉफिट नहीं शो कर सकती। मैं इसे तो मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखा दूंगी। मैंने अगर नीचे का मंजिल बनाने में मान लो 2 लाख रुपए लगाए हैं और मैं 10 लाख पूरी 4 मंजिल के मांग रही हूँ, मतलब 2.5 लाख एवरी फ्लोर का मैं उससे चार्ज कर रही हूँ। 2 लाख मेरे बनाने में लगे, 50,000 मेरा प्रॉफिट, तो मैं 2.5 लाख पे एंट्री दिखा दूँ, क्योंकि ये काम वो है जो अप्रूव हो गया। अब ये काम बन गया पर अप्रूव नहीं हुआ अभी, क्योंकि उसके अप्रूवल के बाद मैंने बनाया थोड़ा बहुत और साल खत्म हो गया, तो अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो इसको मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगी, खाली प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगी इसके अंदर अभी, ठीक है। अभी और डिटेल में जाएंगे, इसमें और डिटेल में जाएंगे, बस अब ये हमारी डेबिट साइड हो गई। अब यहाँ पे और एंट्रीज आएंगी। अगर आपका देखो लॉस भी हो जाता है, मटेरियल का लॉस भी तो होता है, बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं, इतना बड़ा शीशा खरीद के लाइट टूट गया है ना, खिड़की का शीशा खरीद के लाइट टूट गया, नुकसान हो गया। और नुकसान 2 तरह का होता है, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस। या तो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, बट एक्सीडेंटल हुआ तो वो एबनॉर्मल है। मतलब पॉइंट मुझे ये नहीं देखना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, मुझे ये देखना है अगर वो बिक रहा है तो मैं बाय बैंक करके डालूंगी, अगर वो बिक रहा है लॉस लॉस बिक रहा है तो मैं बाय बैंक करके डालूंगी, ठीक है। अगर एबनॉर्मल लॉस है और बिक नहीं रहा तो मैं पी एंड एल में डालूंगी। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको अभी और क्लैरिफाई करूंगी और अच्छे से खोलूंगी। ये लॉस है मेरा, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा नॉर्मल एबनॉर्मल, इसका मतलब चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, बिकेगा तो डालोगे, बट पी एंड एल में सिर्फ वही डालोगे जो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल नहीं डालोगे। इस चीज को मैं और क्लैरिफाई कर रही हूँ, इतना और नोट कर लो जो इसमें मिसिंग है, बाकी तो तुमने कर ही लिया। देखो लॉस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल को हम एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, यानी जो एक्सीडेंटली हो गया। हाँ, चोरी, आग लग जाना, हाथ से छूट के गिर जाना, ये जिसका पहले से नहीं पता। नॉर्मल वो होता है जिसका पहले से पता है, मुझे पता है कि भाई वो जो रेता वेता ये लोग यूं यूं करके डालते हैं तो बहुत सारा गिरता है, तो पता है वो तो गिर रहा है और वो बिकता भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है ना, और पता भी है, तो वो नॉर्मल लॉस है ना। वो ऐसा नॉर्मल लॉस है जिसकी सैल्वेज वैल्यू नहीं है। और स्टील की इतनी बड़ी बड़ी रोड्स आती है मकान के लिए, पर सारी थोड़ी यूज होती है, टुकड़े बच जाते हैं, तो टुकड़े पता है बिक जाएंगे और पता है पहले से कि होगा, तो जो चीज पहले से पता है ना वो नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस या तो बिकेगा या नहीं बिकेगा, या तो इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी या नहीं होगी। जैसे कि मैंने दोनों का आपको एक एक एग्जांपल दिया, स्टील रोड के जो टुकड़े बचे हैं वो स्क्रैप वैल्यू है उनकी, और जो रेता नीचे गिर रहा है उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। होगा तो प्रोसेस अकाउंट उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा बाय बैंक के नाम से, होगा तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा बाय बैंक के नाम से, नहीं तो नहीं जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का क्या है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। जितने का ये बिक गया उतने का तो बैंक से डाल देना, और जो बच गया ना उतने का पी एंड एल से डाल देना, ये तो जाएगा ही जाएगा। यानी कि मैं जो एंट्री मार रही हूँ किस पे मार रही हूँ, कॉस्ट या डब्ल्यूडी, और कॉस्ट डब्ल्यूडीवी से कम पे ही बिकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने मेरे हाथ से शीशा छूट गया तो गिर के चकनाचूर हो गया, वो एबनॉर्मल लॉस है, तो वो भी जाएगा ही जाएगा, बट वो पूरी एंट्री पी एंड एल के नाम से जाएगी, क्योंकि वो सेल नहीं हो सकते कांच के टुकड़े, ठीक है ना, तो वो बाय पी एंड एल के नाम से जाएंगे। और अगर मान लो कोई और चीज है जो गिर गई बट उठा के हम बेच सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी मिल सकता है उसको बेच के,
तो जो बिक जाएगा वो बैंक में, जो बच जाएगा वो P&L में। ये एंट्री पूरी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने सिर्फ लॉस बोल दिया, ना एबनॉर्मल बोला ना नॉर्मल बोला, तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगी। ये क्यों एज्यूम करूंगी, करना तो मुझे प्रैक्टिकली ये एज्यूम चाहिए, बट ये इसलिए एज्यूम करूंगी क्योंकि इसका पूरी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिख रही है, पूरी कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो रही है। अगर मैं आपको कहूँ, क्वेश्चन बोले कि आपको लॉस हो रहा है 5,000 का, सोल्ड फॉर 2,000, कह रहा है 5,000 का लॉस हुआ, 2,000 में बिक गया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एंट्री मारोगे बाय बैंक 2,000 और बाय P&L 3,000। अगर अगर आप इसको एबनॉर्मल एज्यूम करते हो तो, अगर आप इसको नॉर्मल एज्यूम करोगे तो सिर्फ बाय बैंक 2,000 मारोगे, P&L नहीं मारोगे, आंसर बुक से मैच नहीं होगा, क्योंकि बुक में हर जगह एबनॉर्मल एज्यूम कर रखा है। तो एबनॉर्मल एज्यूम करने का मकसद क्या है, पूरे 5,000 रुपए दिखाना। एबनॉर्मल एज्यूम करने का मोटिव ये है कि मुझे पूरे 5,000 रुपए दिखाने, जो बिक गया, मान लो ना बिकता तो मैं पूरा 5 P&L में दिखाती हूँ। अब मैं इसको नॉर्मल एज्यूम करूं तो मैं सिर्फ बैंक वाला दिखाऊंगी, P&L नहीं दिखाऊंगी। तो नॉर्मल तो इस चैप्टर में मुश्किल से एक क्वेश्चन में होगा शायद, वो भी शायद, यही है हर जगह। तो ऐसे करके एंट्री आएगी, ऐसे करके लाइन लिखी आएगी, वो खुद नहीं बोल रहा है नॉर्मल है कि नॉर्मल है, ना वो ये बोला कि शीशा हाथ से टूट के गिरा के क्या, जो हम खुद भी अंदाजा लगा लें। तो सिंपल ये लाइन देगा, तो जितने का बिक जाएगा बैंक में डाल देना, जो लॉस होगा बाय साइड पे। अब समझ आ गई बात, मैंने वहां क्या लिखा था, बाय बैंक सेल, सेल मतलब चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, बट P&L में सिर्फ एबनॉर्मल चाहिए। इतनी वो चीज क्लियर हो गई जो समझाई थी, अब इसको नोट कर लो।